अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़हीर हसन सियाल है और आज हम इंटरनेशनल जनरल नॉलेज के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ पास पेपर से लिए गए हैं, पीपीएससी पास पेपर से लिए गए हैं और वन पेपर एग्ज़ाम किसी भी जॉब के लिए हो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एमसीक्यू। यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड यूरो इन। यूरो एक करेंसी का नाम है। यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ये पहले 28 थे लेकिन यूके के लेफ़्ट करने के बाद अब 27 बचे हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल में है और इसका जो पर्पस है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को आपस में यूनाइट रखना। इनकी काफ़ी हद तक जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी सेम है। तो इसी तनाज़र में इन्होंने 1 जनवरी 1999 को जो एक करेंसी है वो अडॉप्ट की जिसका नाम यूरो है। तो बहुत सारे कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूरो को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्यूना इज़ न्यूज़ एजेंसी ऑफ। हर कंट्रीज़ की अपनी जो है वो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं। इनका काम क्या होता है, न्यूज़ को कलेक्ट करके जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल हैं वो इनसे न्यूज़ लेते हैं और इनका रेफरेंस देते हैं अपनी न्यूज़ में। हर कंट्रीज़ की न्यूज़ एजेंसीज होती हैं, जैसा कि पाकिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी है वो APP है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह नाम से ही जाहिर है कि क्यूना ये कुवैत की न्यूज़ एजेंसी, इसका जो कंप्लीट एब्रीवेशन देखें तो कुवैत न्यूज़ एजेंसी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज कुवैत। थर्ड एमसीक्यू है, द करेंसी ऑफ इसराइल इज। इसराइल एक एशियन कंट्री है और इसकी जो करेंसी है वो शेकल है। इसकी जो पार्लियामेंट है उसको नेस्ट कहा जाता है, अक्सर ये एमसीक्यू में पूछा गया है। तो इसकी जो करेंसी है वो शेकल है। एक शेकल रिसेंटली 65 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, शेकल। व्हेन रशिया अटैक्ड अफ़गानिस्तान, 1979 को रशिया ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया। बेसिकली तब दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड थी, एक अमेरिकन ब्लॉक और एक रशियन ब्लॉक। जो रशियन ब्लॉक है वो सोशलिज्म पर बिलीव करता था, जबकि जो अमेरिकन ब्लॉक है वो कैपिटलिज्म पे। अब रशिया अपना असर और रसूख रखना चाहता था अफ़गानिस्तान पे, तो उनकी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी थी जिसके मुताबिक किसी भी टाइम अगर अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो रशिया से हेल्प मांगती है तो रशिया अपनी जो आर्मी है उसको अफ़गानिस्तान में लेकर आ सकता है। और इसी को जवाब बनाते हुए 1979 को रशिया ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया। अब हुआ ये कि रशिया के अलावा जितने भी कंट्रीज़ थे, जिनमें सिर्फ सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, मिस्र, चाइना, तो सब ने अफ़गानिस्तान की सपोर्ट की। बाकायदा CIA और ISI ने कंबाइन होके जो मुजाहिदीन थे उनकी ट्रेनिंग्स की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 9 साल 2 महीने बाद 1989 को रशिया को शिकस्त हुई और ये काफ़ी ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड हुआ, जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान हम देखते हैं। तो खैर अटैक किया था रशिया ने 1979 में। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट MCQ जो है, टोटल मेंबर्स ऑफ सार्क। ये टोटल 8 कंट्रीज हैं सार्क के, जिसको याद रखने का एक ट्रिक होता है MBBS स्पेन, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो ये 8 कंट्रीज हैं। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे ज़ियाउर रहमान, उन्होंने 1980 में इसका जो है वो आइडिया दिया और 8 दिसंबर 1985 यानी कि 5 साल बाद बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में इसकी बुनियाद रखी गई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो खटमंडो, श्रीलंका में है और लेटेस्ट इसको ज्वाइन किया वो अफ़गानिस्तान ने किया। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंट्रीज़ को आपस में लिंक रखना, उनकी इकॉनमी को ट्रेड के ज़रिए बेहतर करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लेकर आना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, साइंस और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की हेल्प करना। लेकिन अगर देखा जाए तो उसका ज़्यादातर फ़ायदा इंडिया ले रहा है, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी इंडिया का ही है।
बिकॉज अगर इसमें थोड़ा देखें तो श्रीलंका के अलावा बाकी सारे कंट्रीज इंडिया के साथ हैं। इवन के मालदीव, उसकी 100% पॉपुलेशन मुस्लिम है, बल्कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपको वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए मुस्लिम होना उसके लिए ज़रूरी है, तो वो भी इंडिया की सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान को इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हो रहा, ज़्यादातर फ़ायदा इसका जो है वो इंडिया ही ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा है। तो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। अक्सर ये MCQ जो है वो पूछा गया है, तो आपने इसे याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन इज 8। 6 MCQs दैट व्हेन वाज वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड। जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। बेसिकली वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जिनका काफ़ी सारा पैसा जो है वो वार पे लग गया था, जंग में लग गया था, तो वो कर्ज़ों की अदायगी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही थी और तवाज़ुन टोटली इकॉनमी का बिगड़ के रह गया था। तो इस तनाज़र में वर्ल्ड बैंक का क़याम जो है वो अमल में लाया गया। यूनाइटेड स्टेट में न्यू हैम्पशायर में एक इलाका है ब्रेटन वुड्स, वहाँ पर 3 हफ्ते ये मीटिंग कंटिन्यू रही। 1 जुलाई से 22 जुलाई तक ये मीटिंग कंटिन्यू रही और जिसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। बहुत सारी कंट्रीज़ को डिफ़ॉल्ट करने से बचाया भी इसने। इसका जो काम है वो बेसिकली जो पुअर कंट्री हैं उनको एड देना। इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम होते हैं या ना होने के बराबर। बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें जो एड है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रही है और इसका जो मोटो है वो मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो IMF और इसमें वर्ल्ड बैंक में काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में ही है, लेकिन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। IMF में जो मुलाजमीन की तादाद है वो 2700 है, जबकि वर्ल्ड बैंक में 10,000 है। तो ये एक बड़ा इदारा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो MCQ नंबर 7 है, 48th सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ OIC टू बी हेल्ड फ्राम। OIC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती है आफ्टर UNO। UNO में जो कंट्रीज हैं वो 193 हैं, जबकि OIC में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। बेसिकली इसका आगाज़ इस तरह से हुआ कि इस ऑस्ट्रेलवी नज़ाद इसराइली शहरी ने जो एक मुक़द्दस मुकाम है मस्जिद अक्सा, उसकी बेहुरमती की। तो उसके बाद ये ज़रूरी समझा गया कि इस्लामिक कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो जितने भी मुक़द्दस मुकामात हैं उनकी हिफाजत के लिए। तो बाद में इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको थोड़ा बढ़ाया गया और अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है वो इकॉनमी उसको भी सपोर्ट करने के लिए है। काफ़ी दफ़ा इंडिया ने इसमें आने की रिक्वेस्ट भी की, बिकॉज वो जवाब ये पेश करता है कि उसमें भी काफ़ी हद तक मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इसको भी हिस्सा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के इशू को लेके इंडिया को इसमें शामिल नहीं होने दिया। तो इसकी जो सेशंस हैं वो बेसिकली किसी भी टाइम हो सकते हैं इमरजेंसी की सूरत हाल में। नॉर्मल रूटीन में ये पर ईयर जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। तो ये जो मीटिंग 2022 में हुई है, मार्च 22 to 23, तब ये कंटिन्यू रही है, पाकिस्तान में हुई है। नेक्स्ट जो MCQ है, विच कंट्री वाज इनवाइटेड बाय OIC इन 2022 मीटिंग। किस कंट्री को एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया? तो वो चाइना था, बिकॉज चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, काफ़ी असर है। तो हालांकि चाइना इसका जो है वो मेंबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने एज अ गेस्ट के तौर पे चाइना को बुलाया, जहाँ पे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आए भी और उन्होंने कश्मीर के मामले पर डिस्कस भी किया। बाद में इंडिया में काफ़ी शोर मचा कि चाइना को हक नहीं पहुंचता कि वो कश्मीर के सिलसिले में कोई बात करे। खैर, चाइना को एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था OIC में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंदिरा गांधी इम्पोज एमरजेंसी। इंडिया में जो एमरजेंसी इम्पोज की गई 1975 को, और इसे ब्लैक डे भी कहा जाता है। इससे पहले 1962 में और 1971 में भी एमरजेंसी इम्पोज हुई।
जब जंग की सूरत हाल थी इंडिया में। लेकिन ये जो इमरजेंसी है ये जंग की सूरत हाल में नहीं थी। बेसिकली इंदिरा गांधी 1971 में इलेक्ट हुई एज अ प्राइम मिनिस्टर। कोर्ट का और इनका आपस में कुछ मामला चल रहा था। इनके जो इलेक्शन में जो अपोजिट थे उन्होंने कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन दी हुई थी कि इन्होंने धांधली की है, जिसकी बुनियाद पर कोर्ट ने इनको इनके जो इलेक्शन था उसको नल एंड वाइड करार देते हुए इनको 6 साल मज़ीद इलेक्शन लड़ने से भी रोक दिया। तो वैसे भी इंडिया में हंगामी सूरत हाल थी, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सूरत हाल में एमरजेंसी लगाई सकती है। नंबर 1 जब इंडिया किसी पर अटैक करे, नंबर 2 जब इंडिया पर कोई अटैक करे, और नंबर 3 जब मुल्क में जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर हो जाए। तो ये थर्ड जो रीज़न थी, इसको जवाब बनाते हुए इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी इम्पोज की, और ये 1979 में 1975 में। याद रहे जो इंदिरा गांधी है वो 3rd PM थी इंडिया की और पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। ये जवाहरलाल नेहरू की जो है वो बेटी थी, और उन्होंने 1975 में 1975 में एमरजेंसी इम्पोज की, जो 2 साल के लिए रही, यानी कि 1977 तक। 10th MCQ है U2 हैपेंड इन। U2 क्या है? ये एक USA का स्पाई प्लेन था, एक जासूस त्यारा था जो USA जासूसी के लिए रशिया में भेजा करता था। इससे पहले भी ये काफ़ी दफ़ा आ चुका था, लेकिन 1960 में रशिया ने इसे मार गिराया। इससे पहले रशिया इसको क्यों नहीं जो है वो पकड़ सका, उसकी 2 वजह थी। एक तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो रशिया के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतनी दूर तक कोई मिसाइल जा सके। एंड सेकंड वन, इसमें जो फ्यूल यूज़ होता था वो इंतहाई लो वोलेटाइल था, यानी कि उसके वेपर बहुत कम बनते थे जो डिटेक्शन में नहीं आता था। लेकिन 1960 में रशिया ने इसे जो है वो मार गिराया। इसमें जो पायलट था वो ज़िंदा बचा, तो जिसने बाद में इतराफ़ किया कि वो अमेरिका की तरफ से। रिसेंटली शुरू में अमेरिका ने कहा कि हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, नासा का कोई प्लान था, उससे हमारा कोई त्यारा गुम हुआ है। लेकिन 1 वीक बाद जब रशिया ने पायलट भी सामने लेके आए जिसने कि इतराफ़ किया, तो काफ़ी शर्मिंदगी का जो है वो सामना करना पड़ा अमेरिका को। पाकिस्तान का इसके साथ जो कंसर्न है वो ये है कि पायलट ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग पेशावर से इस त्यारे ने जो है वो परवाज़ पकड़ी थी। तो बेसिकली तब पाकिस्तान की और USA के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। USA पाकिस्तान को एड दे रहा था, वेपन्स दे रहा था। उसके नतीजे में वो पाकिस्तान को रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल भी कर रहा था। तो तब रशिया ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि पाकिस्तान अगर फर्दर कोई ऐसा जो है वो एक्शन सामने आता है तो उसके अंजाम के लिए वो तैयार रहें। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फर्दर MCQs जो है वो कवर करेंगे।